Hello, I am Shahnawaz and today in this video lecture we are continuing force and laws of motion with Newton's third law of motion. So इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कहा जाता है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। मैं बताना चाहूँगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि ये एक ऐसा सिंपल लॉ ऑफ मोशन है जिसे आप आपकी डेली रूटीन लाइफ में कई बार फील करते होंगे या कई बार एक्सपीरियंस करते होंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आपकी फिंगर से इस वॉल को पुश किया। आपने कभी करके देखा होगा या नहीं किया होगा तो एक बार आप करके देखिएगा। सपोज़ अगर आप आपकी फिंगर से इस वॉल को पुश करते हैं तो क्या होता है, आपकी फिंगर में छोटा सा पेन फील होता है, आपको एक हल्का सा पेन फील होता है और ये भी हो सकता है कि आपकी फिंगर जो है वो हल्की सी बेंड हो जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने आपकी फिंगर से फोर्स अप्लाई किया था वॉल की तरफ। तो फोर्स क्योंकि इफेक्ट क्रिएट करता है, हमने पढ़ा है फोर्स ऑलवेज क्रिएट ए इफेक्ट। तो फोर्स अगर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है तो ये इफेक्ट इस वॉल में होना चाहिए था। आपकी फिंगर में क्यों हो रहा है? आपकी फिंगर क्यों बेंड हो रही है? आपको पेन क्यों फील हो रहा है? और आपकी फिंगर पे आप ऐसा प्रेशर क्यों महसूस कर रहे हैं? बेसिकली इन क्वेश्चन का आंसर देगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने कभी जंप किया होगा, आप जब भी जंप करते हैं तो आप हमेशा लैंड को नीचे की तरफ क्यों धकेलते हैं? आप हमेशा फोर्स नीचे की तरफ क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि आपको जाना तो ऊपर है। वाई वी आर पुशिंग द लैंड डाउनवर्ड। तो बेसिकली ये एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करेगा। इसका आंसर भी आप जानेंगे। आपने देखा होगा नॉर्मली, आपने जब स्विमिंग की होगी या जो स्विमर्स को आपने देखा होगा, जब भी स्विमर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो आपके अपने हाथों से पानी को, वाटर को पीछे की तरफ क्यों धकेलते हैं? उन्हें जाना तो आगे है तो आगे की तरफ धकेलना चाहिए। ऐसा वो क्यों करते हैं? उसे पीछे की तरफ क्यों धकेलते हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर भी आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही मिलेगा। सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, when one object exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first object. क्लियर? जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फिंगर ने इस वॉल पर एक फोर्स अप्लाई किया, तो इंस्टेंटेनियसली सेम टाइम पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है। जिस तरह से ये वॉल इस फिंगर पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। अब देखिए यहाँ पर वॉल ने फिंगर पर फोर्स अप्लाई किया एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी वजह से आपको फिंगर में पेन फील हुआ और आपकी फिंगर हल्की सी बेंड हो गई। क्लियर? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो जो फोर्स सिंगल नहीं है, फोर्स कैसा है, पेयर में है। वहाँ पर एक अपोजिट फोर्स भी है, जो बेसिकली कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है आपके फोर्स का, बट उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर आर ऑलवेज अ टू फोर्सेज विच हैज़ अ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और हाँ, सबसे ख़ास बात आप देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स कि जब आपने फिंगर से वॉल पर पुश किया तो ये जो फोर्स है वो वॉल पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन वॉल जो फिंगर पर फोर्स अप्लाई कर रही है वो फिंगर पर अप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हैं। अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो डेफिनेटली इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी अलग अलग हो सकता है, डेफिनेटली। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें कि बेसिकली जो दूसरा फोर्स था वो दूसरा फोर्स आया कहाँ से? वो दूसरा फोर्स एक्चुअल में तब आया जब पहला फोर्स आपने अप्लाई किया। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली दीज रिवर्स फोर्स इज बेसिकली रिएक्शन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आपने फिंगर से इस वॉल को पुश किया हुआ है, तो आपने एक्शन किया, आपने कोई एक्शन लिया हुआ है। इस एक्शन फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट हुआ जो फोर्स ने जो वॉल ने फिंगर पर अप्लाई किया। तो ये बेसिकली कहलाएगा एक रिएक्शन फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स नाम के दो फोर्सेज हैं जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हो रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स में भी पॉसिबल कि अलग अलग मास के हो सकते हैं। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। सपोज़ एक किसी टेबल पर ये बुक, लैम्प और अदर एसेसरीज़ रखी हुई है, तो ऑब्वियसली इनका अपना एक वेट है जो बेसिकली इसके मास और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे डिफाइन हो रहा है। तो ये जो वेट है ये भी क्या कर रहा है, एक टेबल पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये टेबल पर जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, एट द सेम टाइम ये टेबल भी इस बुक पर, इस लैम्प पर और इस अदर एसेसरीज़ पर
रिस्पेक्टिवली फोर्स अप्लाई कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बुक अगर एक्शन ले रही है इन द फॉर्म ऑफ इट्स फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ इट्स वेट फोर्स, तो डेफिनेटली टेबल भी क्या कर रहा है, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है जो बुक्स पर, लैम्प पर और अदर एसेसरीज पर अप्लाई हो रहा है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको हमेशा याद रखना है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। However, it must be remembered that action and reaction always act on the two different objects, as I said already. And both of these two objects may have different masses. तो चलिए अब मास की बात की है तो हम प्रीवियस दो न्यूटन्स लॉ पर जाते हैं। सबसे पहला लॉ जो ये था, the body is in the rest, will always be in the rest, the body will be in motion, will be always in motion until and unless we applied an unbalanced force. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब लॉ ऑफ मोमेंटम आया, सेकंड लॉ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने देखा, तो हमने ये देखा कि अगर किसी बॉडी के मोशन में चेंज करने के लिए आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर। क्लियर। हमने एक रिलेशन देखा न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए हमें ये बता रहा था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें पता है जब किसी बॉडी के मोशन में चेंज होता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है तो वहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ रही है तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। किसी बॉडी की डायरेक्शन में मोशन की डायरेक्शन में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। आप किसी बॉडी के एक्सेलरेशन में चेंजेस कर रहे हैं तो इट मीन्स आप वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर ही कर सकते हैं। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। अब एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है मास पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, अगर इस रिलेशन से मैं देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सेम टाइप के फोर्स के लिए बात करूँ मैं तो A इज़ बेसिकली इक्वल टू F अपॉन M। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। अगर मास बॉडी का ज़्यादा है, अगर दो बॉडीज़ हैं जो एक कम मास की है एक ज़्यादा मास की, एक का मास ज़्यादा है एक का मास कम है, अगर आप उसमें सेम टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। और ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी जब फोर्स की वैल्यू क्या हो, दोनों बॉडी के लिए कांस्टेंट हो। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसको समझते हैं हम एक छोटे से एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपने एक रॉकेट को लॉन्च होते हुए ज़रूर देखा होगा, आप अपने टीवी में नॉर्मली देखा होगा। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो क्या होता है, उसका जो प्रोपेलेंट होता है जब उसको बर्नआउट किया जाता है तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती है और ये गैसेस उस स्पेस सेंटर पर क्या होता है, उस लैंड पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है। इस तरह से ये गैसेस क्या होती है, नीचे लैंड पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है। इसके अगेंस्ट में क्या होता है, क्योंकि अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी हमने देखा जो ये कहता है कि अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स ज़रूर क्रिएट होगा। एक रिएक्शन फोर्स ज़रूर क्रिएट होगा जो कैसा होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो जितना फोर्स इस गैसेस ने इस लैंड पर अप्लाई किया उतना ही फोर्स, उतनी ही क्वांटिटी का फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये जो लैंड है वो इस रॉकेट पर अप्लाई करेगी, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब देखिए यहाँ पर खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है, अगर मैं रॉकेट की बात करूँ और ये लैंड की बात करूँ तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, पहला रॉकेट और दूसरा लैंड। दोनों का मास अलग अलग है। ऑब्वियसली लैंड का मास तो रॉकेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बिल्कुल कांस्टेंट है F, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसलिए इस रॉकेट से जो लगने वाला फोर्स है, इसकी गैसेस से जो अप्लाई होने वाला फोर्स लैंड पर है, वो क्योंकि लैंड का मास बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इस लैंड को उस फोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो रिएक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है जो सेम मैग्नीट्यूड का है, अब क्योंकि रॉकेट जो है वो लैंड के कंपैरिजन में लोअर मास का है, इसलिए वो फोर्स इस रॉकेट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और ये रॉकेट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरह का। आपने सपोज बैलून में हवा भरकर उसको छोड़ा ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। आपने बचपन में इस तरह से कोई खेल किया होगा, कोई एक्टिविटी की होगी, या नहीं किया हो तो एक बार करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। आपने सपोज इस बैलून के अंदर एयर फिल की, उस बैलून में एयर फिल करने के बाद अचानक से उसे छोड़ा तो क्या हुआ, उस बैलून से एयर निकलना शुरू हुई। एयर जब निकलना शुरू हुई तो एयर की डायरेक्शन थी सपोज नीचे की तरफ, अगेन टुवर्ड्स द लैंड। अब अगेन बैलून का जो मास है वो लैंड के कंपेरिजन में क्या है, बहुत कम। सीधी सी बात है, जब एयर बैलून से निकलना शुरू हुई तो इसने एक प्रेशर एक्सर्ट किया इस लैंड पर। इसी के अगेंस्ट में न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये लैंड भी क्या करेगी, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस बैलून के ऊपर।
अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है। क्या होगा, क्योंकि बैलून का मास इन कंपैरिजन टू लैंड बहुत कम है, इसलिए बैलून जो होगा वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी के साथ में, और लैंड जो होगी उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बेसिकली जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का, उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है ज़्यादा मास की बॉडी में, इट मीन्स कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो अपने मोशन में चेंजेस होने नहीं देना चाहती। सो बॉडी का मास जो है उसके इनर्शिया को भी डिफाइन करता है, ऐसा हमने पढ़ा है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर सपोज़ एक भाई साहब हैं, ये रेड टी शर्ट जो पहने हुए हैं, कैप लगा के रखी हुई है इन्होंने क्या किया कि एक जो वॉल है, इस वॉल को खींचना चाहा, इस वॉल पे हुक लगाकर क्या किया, उसको खींचना चाहा, और वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि मैं कितनी ताकत लगा सकता हूँ इसको खींचने के लिए। सपोज़ उन्होंने अपने फोर्स को कैलकुलेट करना चाहा, तो सपोज़ यहाँ पर उन्होंने एक मीटर लगा दिया, जिससे उन्होंने ये पाया कि मैं इस वॉल को खींचने के लिए मैक्सिमम 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो 500 न्यूटन का फोर्स भी अब इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन जो वॉल है उसको कुछ भी नहीं हुआ, वॉल अपनी जगह पर मजबूती के साथ में खड़ी हुई है। इसकी वजह क्या हुई, इसकी वजह ये है कि बेसिकली ये वॉल कनेक्टेड है इस लैंड के साथ में, और अब ये इस लैंड का एक पार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी बात है, अब इस वॉल का जो मास होगा वो लैंड के साथ में काउंट होगा, और डेफिनेटली इसका टोटल जो मास होगा वो इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन बहुत ज़्यादा है। इसलिए पर्सन जब क्या होगा, जब ये फोर्स अप्लाई करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, सो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा इस तरह से, जो इस पर्सन को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। अब देखिए, रेड टी शर्ट वाले जो भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया, जिन्होंने ब्लू पैंट भी पहन रखी है साथ में, हाँ बता दूं मैं आपको। सो इन्होंने क्या किया कि अब इस पर्टिकुलर जो आपकी रस्सी है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है, उसको इस वॉल से हटाकर इस एलिफेंट पर बांध दिया। ये मजाक कर रहे हैं, इस एलिफेंट के साथ में इन्होंने बांध दिया, और एलिफेंट को भी कहा मुझे खींचो, क्या, ठीक है। सो एलिफेंट शुरू में तो खड़ा था, ठीक है, चुपचाप खड़ा रहा, इनको देखता रहा। ऑब्वियसली जितना मैक्सिमम फोर्स वो इस वॉल के साथ में अप्लाई कर सकते थे उन्होंने अप्लाई किया, अब वो एलिफेंट के साथ में भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने अप्लाई किया। क्या होगा, जितना फोर्स ये अपनी तरफ खींच रहे थे उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एलिफेंट की तरफ भी जा रहा था, ठीक है। क्या हुआ कि इन्होंने तो अपना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दिया 500 न्यूटन का, ठीक है। ऑब्वियसली उस फोर्स से इनको फ़र्क पड़ सकता है, ये पेन फील कर सकते हैं। अब ये पेन जो फील कर रहे हैं भाई साहब, ये किस वजह से फील कर रहे हैं, क्योंकि एक जो इक्वल अपोजिट फोर्स जो क्रिएट हुआ, जो एलिफेंट की तरफ जा रहा है, वो इनको पेन फील करवा रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर इस एलिफेंट ने मोशन करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है, अब इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और ये भाई साहब का एक्सेलरेशन हो सकता है अब इस केस में। तो यहाँ पर भी हम समझ पा रहे हैं बहुत आसानी के साथ में कि किस तरह से फोर्स, एक्सेलरेशन और मास का आपस में क्या रिलेशन है, और जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन होगा, एक्शन फोर्स के अगेंस्ट में रिएक्शन फोर्स होगा, जो दो अलग अलग बॉडीज़ पर अप्लाई होगा, उसका कॉन्सेप्ट भी हम बहुत अच्छी तरह से इसके साथ में मैचअप कर पा रहे हैं। चलिए, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है, इसको देखते हैं हम। सपोज़ आपने दो स्प्रिंग बैलेंसेस लिए हुए हैं। स्प्रिंग बैलेंस नॉर्मली हमारी लैब में होते हैं, इसका यूज़ होता है हम जब वेट मेज़र करना चाहते हैं किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेज़र कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने दो स्प्रिंग बैलेंसेस लिए आपस में, वन ए एंड बी, दो स्प्रिंग बैलेंसेस हैं यहाँ पर ए एंड बी, और आपने उनको इस तरह से आपस में कनेक्शन किया है कि उनके सेम एंड आपस में कनेक्टेड हैं, और उनके सपोज़ एक अपोजिट एंड को आपने किसी वॉल से या रिजिड बॉडी से कनेक्शन कर दिया है उसका, और दूसरा एंड जो है वो फ्री है। अब जो फ्री एंड है, उस एंड को आपने पकड़कर थोड़ा सा पुल किया, खींचा अपनी तरफ, क्या होगा, आप उस पीरियड में ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस पर सेम रीडिंग आपको ऑब्जर्व होगी, इन दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस पर सेम रीडिंग होगी। अब सेम रीडिंग कैसे आई दोनों बैलेंसेस पर? सो एक्चुअली जब स्प्रिंग बैलेंस ए को आपने पुल किया, तो स्प्रिंग बैलेंस ए ने इस बी पर एक फोर्स अप्लाई किया, इस बी पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा कि बेसिकली क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, अब क्योंकि ए जो है वो बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस तरह से खींच रहा है अपनी तरफ, एट द सेम टाइम क्या होगा, ये बी भी ए को अपनी तरफ खींचेगा। इट मीन्स बी भी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ए पर, जो उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ड्यू टू दिस क्या होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए दोनों फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इस स्प्रिंग बैलेंस पे, वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है।
So let us consider the two spring balances connected together as shown in the figure. The fixed end of the balance B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of the spring balance A, it is observed that both the spring balances show the same reading on their scales. It means that the force exerted by the spring balance A on the balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on the balance A. The force which balance A exert on the balance B is called the action force, and the force of the balance B on the balance A is called the reaction force. So I hope you got it. फोर्स जो स्प्रिंग बैलेंस ए ने जो बी पर जो फोर्स अप्लाई किया है दिस इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स, और सिमिलरली एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो बैलेंस बी है ए पर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स. क्लियर? दिस इज द एक्शन फोर्स, दिस इज द रिएक्शन फोर्स. चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की, जिसको आप मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट आप यूज़ करते हैं. आप हमेशा कभी जब चलते हैं या दौड़ते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है पॉसिबल? आप नॉर्मली आपने फील किया होगा कि सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना चाहते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इट मीन्स आपके एक्सेलरेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. सो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फोर्स यहाँ पर. सो अगेन आप एज्यूम कीजिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअल में आप अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं. आप अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं. इस तरह से देखिए आप, ठीक है, आपने एक एक्शन लिया, इस लैंड पर आपने एक्शन लिया. क्या हुआ? इस एक्शन के अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट हुआ जो इस लैंड ने, इस ग्राउंड ने आप पर अप्लाई किया, और ये जो रिएक्शन फोर्स है ये एक्चुअल में आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है. आप देख सकते हैं ये पर्सन रनिंग कर रहा है. क्या होता है जब ये रनिंग कर रहा होता है तो अपने पैरों से इस लैंड को पीछे की तरफ पुशअप करता है. अगेन इसने एक्शन ले लिया. अब रिएक्शन लेना किसका काम है? ग्राउंड का काम है, इस लैंड का काम है. ये लैंड रिएक्शन लेगी और इसे आगे की तरफ क्या होगा? धकेलेगी. क्लियर? क्लियर? तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आप एक्चुअल में आगे कैसे फॉरवर्ड होते हैं. एक्चुअल में आप आगे फॉरवर्ड आपके फोर्स से नहीं होते, जो आपने फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट में जो आपको रिएक्शन फोर्स मिला आप उसकी वजह से आगे फॉरवर्ड होते हैं. चलिए इसी के साथ में मैं एक बात और आपसे कर लूँ. आपने देखा होगा नॉर्मली कि आप किसी हार्ड स्ट्रेट लैंड पर जब मोशन करते हैं तो आप आसानी से तेज़ दौड़ पाते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि आप सैंड पर चलिए या फिर किसी गीली मिट्टी पर चलिए तो आप शायद वहां पर नहीं चल पाएंगे. इसकी वजह क्या हुआ? जैसे अभी हमने कहा कि बेसिकली जो आपका मोशन हो रहा है वो मोशन किस वजह से हो रहा है? वो मोशन हो रहा है जो ग्राउंड आपको रिएक्शन फोर्स क्रिएट करके आगे की तरफ मूव करवा रहा है. तो ग्राउंड अगर रिएक्शन फोर्स क्रिएट नहीं करेगा तो आप आगे मोशन नहीं कर पाएंगे. इट्स नॉट मीन कि आपने फोर्स अप्लाई जो किया है वो कितना है. आप ऑब्वियसली आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसका रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि व्हाट अबाउट द ग्राउंड, व्हाट अबाउट द लैंड. तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है एक्चुअली कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होना. क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स कॉन्सेंट्रेट होता है ग्राउंड पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर या किसी स्पेसिफिक रीजन पे, तो इट मीन्स कि वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड जो फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स में यहाँ पर क्रिएट होता है. अगर यहाँ पर क्या होता, कोई गीली जगह होती या कोई कीचड़ होता या सपोज़ कोई मिट्टी होती या सपोज़ कोई रेत होती, सैंड होता, तो ऑब्वियसली जब आप फोर्स अप्लाई करते तो आपके फोर्स की वजह से क्या होता, यहाँ पर ये लैंड आपके फोर्स को बियर नहीं कर पाती, और ये क्या होता, आपका फोर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. अब फोर्स क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होता तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की वजह से भी क्या होता, रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता, रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता. लेकिन ये रिएक्शन फोर्स क्योंकि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, इसीलिए ये आपको एक परफेक्ट रिएक्शन फोर्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं क्रिएट करके दे पाता. फाइनली एज ए रिज़ल्ट आप इतने अच्छे से मोशन वहाँ पर उस पर्टिकुलर लैंड में नहीं कर पाते. सो आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि क्यों आप स्ट्रेट जगह पर बहुत अच्छे से मोशन कर पाते हैं बट आप किसी गीली जगह पर, सैंड पर या कीचड़ में बहुत अच्छे से मोशन नहीं कर पाते. चलिए अभी हमने जैसे कहा कि बेसिकली फोर्स अप्लाई करने पर किसी बॉडी में होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो उस बॉडी के मास पे भी डिपेंड करता है. तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी और देखते हैं हम. सपोज़ किसी गन से जब कोई बुलेट फायर की जाती है तो आपने देखा है बेसिकली जो गन होता है वो बुलेट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है. बुलेट तो छोटी सी होती है लेकिन गन जो होती है वो बड़ी होती है. इट मीन्स कि गन का मास ज़्यादा होता है और बुलेट का मास बहुत कम होता है. क्या होता है जब किसी बुलेट को फायर किया जाता है गन से, तो आपने देखा होगा
कि नॉर्मली वो जो गन होती है वो भी एट द टाइम ऑफ फायरिंग जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं गन भी हल्की सी पीछे की तरफ आती है। स्पेशली आपने देखा होगा मिलिट्री पर्सन्स को जब वो फायरिंग करते हैं तो उनका जो कंधा होता है वो हल्का सा पीछे की तरफ जाता है, जो गन होती है वो भी हल्की सी पीछे की तरफ जग करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा उसमें मोशन होता है। So when the gun is fired, when a gun is fired, is exert a forward force on the bullet. The bullet exert an equal and opposite reaction force on the gun. This results in the recoil of the gun. तो आप समझ गए होंगे जैसे ही गन फायर करती है बुलेट को तो वो बुलेट पर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स क्रिएट करती है या फोर्स क्रिएट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स ज़रूर क्रिएट होता है जो बुलेट एक्सर्ट करती है कहाँ पर, इस गन पर। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ये जो फोर्स होता है जो गन क्रिएट करती है बुलेट के लिए, ये फोर्स इस बुलेट को जिसका मास बहुत कम है इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट करवाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिकली फॉर द सेम काइंड ऑफ द फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट से हम समझ चुके हैं। तो फोर्स की वैल्यू सेम है इसलिए जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, जो बुलेट है उसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए बुलेट बिल्कुल तेज़ी के साथ में जाती है। जबकि क्योंकि गन का मास जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बुलेट, इसलिए गन में एक हल्का सा जर्क होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स की वजह से है और रिएक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है। इसी को एक और एक्टिविटी से समझा जा सकता है। आपने कभी बोटिंग की होगी, डेफिनेटली आपने बोटिंग की होगी। आपने देखा होगा जब भी आप बोटिंग करते हैं तो आप सबसे पहले जब टर्मिनल से बोट में उतरते हैं तो आप हल्का सा जंप करते हैं। जब आप हल्का सा जंप करते हैं तो क्या होता है, उस टर्मिनल को अपने पैर से हल्का सा पुश करते हैं। वो पुश जो है आपको रिएक्शन फोर्स देता है जो आपको आगे की तरफ धकेलता है। फाइनली आप बोट में चले जाते हैं। जैसे ही आप बोट में जाते हैं तो आप बोट में जैसे ही जंप होते हैं फाइनली उस बोट पर भी आप क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो बोट हल्का सा मोशन करती है। ठीक है, अब वो बोट हल्का सा मोशन क्यों कर रही है? क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर प्लेस पर है, इट मीन्स वाटर में है। वाटर क्योंकि कैसा है, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल कह सकते हैं हम उसको इन कंपैरिजन टू लैंड। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका फोर्स का इफेक्ट क्रिएट होता है और वो आपका बोट जो है हल्का सा हलने लग जाता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू जो रिएक्शन फोर्स वहाँ पर क्रिएट होता है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए इन कंपैरिजन टू बोट आप नहीं हलते। क्लियर, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए इसी को थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बोटिंग आपने कंप्लीट कर ली, नाउ यू आर कमिंग बैक टू योर टर्मिनल। अब आप आपके टर्मिनल पर वापस आ चुके हैं। अब आप बोट से जब निकलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप क्या होता है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। इस बोट को आप क्या करते हैं, हल्का सा अपने पैर से पुश करते हैं। ये बोट क्या करती है, एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करती है आपके लिए और आप फाइनली जंप कर कर कहाँ पहुँच पाते हैं, इस टर्मिनल पर। अब ये याद रखिए, कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन फोर्स इतना क्रिएट नहीं हो पाता कि आप प्रॉपर जंप कर कर यहाँ पर आ पाएँ, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कई बार आपके गिरने के। इसलिए आपको कहा जाता है, जो सेलर होता है वो आपसे कहता है कि बिल्कुल संभल कर उतरिएगा, ध्यान से उतरिएगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन रिएक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी। आप चलिए और देखते हैं एक और एग्जांपल। आपने सपोज बोटिंग की होगी, अगर आपने और पकड़ रखी होगी या पतवार पकड़ रखी होगी किसी बोट की, तो आपने देखा होगा आप आगे फॉरवर्ड होने के लिए उस पतवार को पीछे की तरफ मोशन करवाते हैं, पीछे की तरफ आप पुश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इस वाटर में पीछे की तरफ इस पतवार से पुश करते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है जो आपको आगे की तरफ धकेलता है, इस नाव को आगे की तरफ धकेलता है, इस बोट को आगे की तरफ धकेलता है। और यही कॉन्सेप्ट होता है स्विमर्स का भी, कि स्विमर्स को जब आगे जाना होता है तो वो उस वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, जिससे एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है जो उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। सो आई होप कि आपको आज आप जितने क्वेश्चंस हमने शुरुआत में किए थे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। डेफिनेटली अगर नहीं मिले तो आप इस लेक्चर को एक बार फिर से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। और ये बहुत सिंपल सा लॉ है जिसको डेली लाइफ में हम कई बार फील करते हैं, और आप अब की बार से जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करें तो आप इसको फील करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आपके सामने जो फेस आइकॉन नज़र आ रहा है आप प्लीज़ उसको क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू।